ये सारे सवाल और चर्चाएं पीएम मोदी के जिस बयान के बाद हो रही हैं, जरा एक बार वो सुनिए, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पीएम मोदी के मन में आखिर चल क्या रहा है। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि शपथ लूंगा और दूसरे ही दिन धमाधम काम आने वाला है। अब इसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि बॉस क्या ही करने वाले हैं। फिर पीएम मोदी कई बार तीसरे टर्म के लिए लिए जाने वाले फैसलों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने यही बात कही कि तीसरा टर्म कड़े और बड़े फैसलों वाला होगा। वो कौन से बड़े फैसले हैं जो पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में ले सकते हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, जिसने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं। बहुत संभव है कि तीसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा फैसला आ जाए। कॉमन सिविल कोड, यह मुद्दा बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है। समान नागरिक संहिता, पीएम मोदी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने तो यूसीसी लागू भी कर दिया है। माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला ले सकती है। सीटों का परिसीमन तीसरे टर्म में सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का फैसला हो सकता है, क्योंकि परिसीमन लागू होने के बाद लोकसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी, जिसका बिल पहले ही संसद से पास हो चुका है। नया संसद भवन भी परिसीमन के बाद बढ़े संसद सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा कृषि सुधार पर फैसला हो सकता है। 2019 में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के जरिए कृषि सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तीसरे टर्म में पीएम मोदी हो सकता है कि किसान संगठनों से बातचीत के जरिए कृषि सुधारों पर कोई बड़ा फैसला ले। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी का भी जिक्र है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब मथुरा और काशी को लेकर चर्चाएं तेज है। दोनों ही जगह मामला कोर्ट में है। जिस तरह से अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तेजी से सुनवाई हुई, उसी तरह से मथुरा और काशी के मामले में भी तेजी से सुनवाई होने पर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन चूंकि पीएम मोदी आज आरबीआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे, धमाधम काम आने की बात बोल रहे थे, तो इससे यह लगा कि आर्थिक तौर पर भी, इकोनॉमी के लेवल पर भी कुछ बड़े फैसले होंगे। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष आजकल 2 मुद्दे उठा रहा है, लेकिन दोनों ही मुद्दों की हवा पीएम मोदी ने निकाल दी। पहला मुद्दा तो यह कि घोटाले के आरोपी नेताओं को जेल भेजना। विपक्ष हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहा है। ईडी के एक्शन पर अभी तक पीएम मोदी ने कोई बयान नहीं दिया था। पीएम मोदी का कहना है कि ईडी के काम में सरकार का कोई दखल नहीं, और पीएम मोदी ने ईडी के एक्शन को करप्शन से जोड़कर भी बताया। हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष खूब हंगामा कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसका क्या और हाल होगा। भाई यही ना हाल होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कई लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे, फिर भी जमानत नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर आज अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया। पहले पीएम मोदी और अमित शाह को सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि कैसे पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर आज पहली बार बयान दिया और विपक्ष को आईना दिखाया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों
फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के अलावा विपक्ष का दूसरा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया चंदा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ा घोटाला किया। राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड उगाही करने का तरीका था। लेकिन ये सारे दल भूल जाते हैं कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से विपक्षी पार्टियों ने भी चंदा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष की हवा निकाली उनके एजेंडे की, एक बार वो भी सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि कांग्रेस के चंदे का क्या इतिहास है। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। चुनाव के वक्त हर बात पर छाती पीटना विपक्ष का नया ट्रेंड बन गया है। इससे चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी की जाती है। जैसे एक मामला कांग्रेस के टैक्स नोटिस का है, जो कांग्रेस कल तक छाती पीट रही थी कि नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते क्योंकि इनकम टैक्स ने 3500 करोड़ के भुगतान का नोटिस भेज दिया है। उसी कांग्रेस का यह नैरेटिव भी आज फेल हो गया। एक तो इन लोगों का नैरेटिव ना चाइना के माल जैसा है, ज्यादा दिन चलता नहीं है। पता नहीं कहां से नैरेटिव लाते हैं, एकदम चाइना के माल की तरह, 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता। हुआ यह कि कोर्ट में इनकम टैक्स ने खुद खड़े होकर कह दिया कि लोकसभा चुनाव तक इनकम टैक्स कांग्रेस पर कोई एक्शन ही नहीं लेने जा रहा है, यानी अगले 3 महीने तक कांग्रेस सेफ है, अब लड़िए चुनाव। कांग्रेस के इनकम टैक्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा पेश हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया कि टैक्स की देनदारी के मामले में अभी कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग नहीं चाहता कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई जुलाई 2024 तक नहीं होगी। इस पर कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आईटी डिपार्टमेंट की तारीफ भी की, कहा कि बड़ा दयालु रवैया है भाई,